देखो, अपने देश में मध्य प्रदेश में यहाँ मौजूद है जबलपुर। जबलपुर से करीबन 1 घंटे की दूरी पे नर्मदा नदी के किनारे पे यहाँ मौजूद है बरगी डैम बोटिंग पॉइंट। ये वही लोकेशन है जहाँ से ये नर्मदा क्वीन नाम के क्रूज में वो लोग सवार हुए थे जिनकी 30 अप्रैल 2026 की शाम को क्रूज डूबने की वजह से जान चली गई। और खमरिया आइलैंड के पास ये वो लोकेशन है जहाँ तेज आंधी तूफान और खतरनाक लहरों की वजह से ये क्रूज डूबा और 13 लोगों की जान चली गई। इस बोटिंग पॉइंट से कुछ ही दूरी पर मौजूद है ये बरगी डैम जो 1988 में बनके तैयार हुआ था। इतना समझ आ गया ना। ये मध्य प्रदेश का वो एक शहर जबलपुर, 1 घंटे की दूरी पे ये बरगी डैम, ये वो बरगी डैम बोटिंग पॉइंट जहाँ से लोग क्रूज पे चढ़े थे और ये वो लोकेशन जहाँ पे क्रूज डूबा था। ठीक है यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो रेड लाइन बन रही है ये पूरा एक राउंड हुआ करता था इस क्रूज का। इस राउंड को कंप्लीट करने में 45 मिनट्स लगते थे। उसके अलावा ये जो बरगी डैम बोटिंग पॉइंट है इसके पास ही यहाँ पे है ये माइकल रिसोर्ट। टिकट काउंटर यहाँ इस माइकल रिसोर्ट में ही था। ये माइकल रिसोर्ट मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का ही था, यानी एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार ही चलाती थी इसको। ध्यान देने वाली बात यह है कि बरगी की क्रूज और बाकी वाटर एक्टिविटीज माइकल रिसोर्ट मैनेज करता था जो एमपी गवर्नमेंट के अंडर आता है। मतलब इनडायरेक्टली जो नाव डूबी, ये बोटिंग पॉइंट, ये माइकल रिसोर्ट, इन सब की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही थी। इन शॉर्ट इस बरगी डैम बोटिंग पॉइंट पे एक नॉर्मल डे कुछ ऐसा दिखता था कि टूरिस्ट आए, माइकल रिसोर्ट के टिकट काउंटर से टिकट खरीदी, यहाँ इस लोकेशन से क्रूज में बैठे, 45 मिनट्स का राउंड किया और वापस चलो भैया अपने घर। पर 30 अप्रैल 2026 का वो दिन कुछ अलग था। उस दिन सुबह से ही मौसम इशारे दे रहा था। गर्मी के बाद वाली वो अजीब सी बेचैनी, वो हल्की सी गर्म हवा जो अचानक से ठंडी पड़ने लगती है, जिसको देख के गांव का कोई भी बड़ा बुजुर्ग बता देता है कि लगता है आज आंधी आएगी। वो हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे। और यही तो बात है, हर हादसा एक नॉर्मल दिन की तरह शुरू होता है। आप घूमने जाते हो, नॉर्मल दिन, फैमिली के साथ बाहर निकलते हो, नॉर्मल दिन। तब तक सब नॉर्मल है जब तक कुछ अलग नहीं होता। और जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो उन नॉर्मल दिनों में भी उस अलग दिन की तैयारी करके रख लेते हैं। और तैयारी का मतलब होता है अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल बैकअप रेडी रखना जो आपके बुरे से बुरे वक्त में भी उन्हें संभाल ले। और ऐसे बुरे वक्त में सिर्फ एक ही चीज उस परिवार के काम आती है और वो है एक टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस। देखो, जबलपुर क्रूज जैसे हादसे में 2 ही चीजें होती हैं, या तो इंसान की जान चली जाती है या फिर वो बच तो जाता है पर लंबी हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज और महीनों के इलाज में घर की सारी सेविंग्स डूब जाती हैं। पहली सिचुएशन के लिए होता है टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म और सबसे सस्ता फॉर्म, जिसमें आपके ना होने पे आपकी फैमिली को एक बड़ा फाइनेंशियल कवर मिलता है ताकि बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे और EMI कभी ना रुकें। ये इंश्योरेंस आप जितनी कम एज में लोगे, प्रीमियम उतना कम बनेगा और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। दूसरी सिचुएशन के लिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस। कई बार इंसान बच तो जाता है लेकिन ICU, सर्जरीज, टेस्ट और महीनों तक चलने वाले इलाज के खर्चे घर की सारी सेविंग्स खत्म कर देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इन्हीं खर्चों का बोझ खुद उठा लेता है ताकि बीमारी या हादसे के टाइम आप सिर्फ इलाज पे फोकस करो, पैसे पे नहीं। बेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो के आधार पे अपने लिए बेस्ट। और यहाँ बात सिर्फ आसमान के इशारों की नहीं है, खुद सरकार के अपने मौसम विभाग ने पहले से साफ साफ वार्निंग दे रखी थी। और यहीं पे इस पूरी कहानी का असली ट्विस्ट छुपा है। हमारे देश का मौसम विभाग यानी IMD किसी भी खतरे को 4 कलर्स में बांटता है। ग्रीन मतलब सब ठीक है, येलो मतलब होशियार हो जाओ और नजर बनाए रखो, ऑरेंज मतलब तैयार हो जाओ और रेड मतलब अभी के अभी एक्शन लो। यानी येलो अलर्ट का मतलब ये नहीं होता कि छोड़ो यार कुछ नहीं होगा, ये एक साफ वार्निंग है कि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, सावधानी रखो और खासकर खुली जगह और पानी वाली एक्टिविटीज से दूर रहो। पर येलो अलर्ट के बावजूद भी टूरिस्ट लोग टिकट खरीद के इस क्रूज में चढ़ते जा रहे थे। शाम के 5:15 बज चुके हैं। 27,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पे काम करने वाला क्रूज का ये पायलट महेश पटेल भी अपने कैबिन में आ चुका है और उसने इंजन स्टार्ट कर दिया है। जितनी देर इंजन गर्म हो रहा है उतनी देर ये समझो कि इस क्रूज के टोटल 2 फ्लोर्स हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर और ये है टॉप फ्लोर। ये है फ्रंट साइड जहाँ पे टॉप फ्लोर पे ही पायलट का केबिन भी है और ये बैक साइड जहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं। जेटी के साथ अगर क्रूज इस तरह से लगा हुआ है तो पीछे की साइड से ही लोग इस क्रूज पे चढ़ते हैं और पीछे की साइड से ही टॉप फ्लोर पे जाने के लिए ये सीढ़ियां हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जब अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ इस स्टोर रूम में सारी लाइफ जैकेट्स इन लोगों ने ताला मार के बंद करके रखी हुई थी। आज हादसे वाले दिन ये लोग जो ग्राउंड फ्लोर के इंटीरियर पे अलग अलग चेयर, कुर्सी, सोफा वगैरह पे बैठे हैं, इनके पास कोई लाइफ जैकेट्स नहीं थी। ग्राउंड फ्लोर के इंटीरियर में घुसते ही यहाँ 2 AC लगे हुए थे और ये ग्राउंड फ्लोर के फ्रंट साइड का एक्सटीरियर था जहाँ से लोग बाहर खड़े होके फुल नजारा, फुल व्यू, फुल मस्ती मजे ले रहे थे। काफी देर हो चुकी है, इंजन गर्म हो चुके हैं। क्रूज के पायलट ने क्रूज को बढ़ाना शुरू कर दिया है और सारी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मौसम विभाग के अकॉर्डिंग येलो अलर्ट तो था, पर जिस समय क्रूज अपनी राउंड ट्रिप के लिए चला यानी कि 30 अप्रैल 2026 की वो शाम के 5:16 पर, उस समय मौसम बहुत ज्यादा खराब नहीं था और सबने सोचा कि ठीक है, दे दी होगी मौसम विभाग ने वार्निंग। देखने में तो रियल लाइफ में सब सही ही लग रहा है ना। एक रूल और जो तोड़ा था वो ये कि क्रूज पे नियम के अनुसार हमेशा 3 लोग साथ जाने चाहिए थे, एक पायलट और 2 हेल्पर्स। लेकिन आज के दिन इस राउंड पे पायलट महेश पटेल के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पर था, छोटे लाल। क्रूज बरगी डैम बोटिंग पॉइंट की जेटी से काफी दूर आ चुका है और चिंता की बात यह है कि मौसम बिगड़ता ही जा रहा है। जेटी मतलब
पानी के किनारे से थोड़ा आगे तक बना हुआ वो प्लेटफॉर्म या पुल जैसा स्ट्रक्चर जहां बोट आके रुकती है और लोग उस पे से क्रूज में चढ़ते हैं और उतरते हैं। एक पायलट और एक हेल्पर यानी कि क्रूज के 2 ऑफिशियल स्टाफ को मिला के इस वक्त इस क्रूज में टोटल 41 लोग मौजूद हैं। क्रूज अब काफी दूर आ चुका है, इतना दूर कि अब मुड़ के वापस जाने का टाइम है, पर मौसम भी इस कदर बिगड़ चुका है कि लोगों को धीरे धीरे मन ही मन घबराहट हो रही है कि अगर मौसम और ज्यादा बिगड़ा तो लहरें इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर और इतनी ऊंची हो जाएंगी कि क्रूज पलट सकता है। धीरे धीरे मौसम और ज्यादा बिगड़ने लगा। तेज आंधी, तेज तूफान, तेज बारिश और ऊंची ऊंची लहरें। खमरिया आइलैंड के पास मौजूद जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे कुछ कारीगरों ने इस क्रूज के पायलट को बोला कि मौसम बिगड़ रहा है, यहीं किनारे लगा ले इसको, पर उनके अकॉर्डिंग पायलट नहीं माना। इतनी तेज लहरों के बीच जैसे ही पायलट ने बरगी डैम बोटिंग पॉइंट पे वापस जाने के लिए क्रूज को मोड़ा तो नीचे वाले फ्लोर को तोड़ते हुए पानी अंदर घुस गया। यही वो मोमेंट था जब क्रूज पे मौजूद सभी 41 लोगों को अपनी मौत आंखों के सामने खड़ी हुई दिखाई दी और लाइफ जैकेट कहाँ है भाई, लाइफ जैकेट कहाँ है का हंगामा शुरू हुआ। लाइफ जैकेट तो असल में इस ताले में ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर रूम में बंद थी। 3 लोग गए, स्टोर रूम का ताला तोड़ा, लाइफ जैकेट्स निकाली तो पाया कि वो सब पन्नियों में पैक्ड थी। उन लाइफ जैकेट्स को जैसे ही ऊपर लेके आए तो छीना झपटी शुरू हो गई। जब बात जान पे आती है तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, तुरंत लाइफ जैकेट्स बट गई, खत्म हो गई। फिर से वो लोग स्टोर रूम में नीचे गए और भी लाइफ जैकेट्स आए और तब जाके सबको लाइफ जैकेट्स मिल पाए। पर मौत को इतना करीब देख के जो पैनिक फैला, जो इधर उधर की भगदड़ मची, उस भगदड़ ने बोट के पलटने में और ज्यादा मदद की। ध्यान से समझो कैसे। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी बाद में बताया था कि सिर्फ लहरें और हवा की वजह से बोट नहीं पलटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी इसमें रोल था। पहली बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है और बोट सीधी कैसे टिकती है। देखो, हर चीज का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब एक वो पॉइंट जहां उस चीज का सारा वेट मानो सिकुड़ के बैलेंस करता हो। बोट के लिए रूल बिल्कुल सिंपल है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे हो, पानी के जितना करीब हो, बोट उतनी ही स्टेबल रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो गुड़िया जिसे तुम कितना भी गिरा दो वो हमेशा वापस सीधी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका सारा वेट नीचे नीचे भरा होता है। नॉर्मल ट्रिप में लोग लोअर डेक पे बैठे रहते हैं तो वेट नीचे रहता है और बोट अपने आप सीधी रहने की कोशिश करती है, पर उस शाम उल्टा हुआ। जैसे ही लोगों को लगा कि बोट डूबने वाली है और बोट डूबनी नीचे से शुरू होगी तो मैक्सिमम लोग ऊपर वाले ओपन डेक पे इकट्ठे हो गए, जिससे बोट का सारा ह्यूमन वेट ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ऊपर भारी, नीचे हल्की, यानी स्टेबिलिटी का एग्जैक्ट उल्टा हो गया। यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने इस ई रिक्शा वाली लॉन्ग वीडियो में भी बताया था कि ये डेंजरस ई रिक्शाज सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से तुरंत कैसे पलट जाते हैं और इनका कितना खतरा है, इस वीडियो में जरूर देखना। खैर, ये क्रूज, ये बोट अब एक ऐसी चीज बन गई जो जरा सा धक्का लगते ही एक तरफ लुढ़कने को तैयार थी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट हो चुकी थी। ऊपर से अब इसी अनस्टेबल बोट में स्टॉर्म ऐड कर दो और देखो चेन रिएक्शन कैसे चला। अचानक से 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की हवा और लहरें बोट को साइड से धक्का देने लगी और बोट जोर से झूलने लगी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होती तो बोट थोड़ा झुक के वापस सीधी हो जाती, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट होने की वजह से ये वापस सीधे होने वाला फोर्स ही कमजोर पड़ गया। फिर जैसे ही बोट एक तरफ ज्यादा झुकी और नीचे वाले किनारे से पानी लोअर डेक के अंदर घुसने लगा तो यहीं से सबसे खतरनाक लूप शुरू हुआ। अंदर आया पानी इधर उधर बहता है, वेट और बढ़ाता है और बैलेंस बिगाड़ता है। इसके ऊपर से पैनिक में लोग इधर उधर भागे, वेट एक और तरफ शिफ्ट हुआ और बोट एक बार अपना टिपिंग पॉइंट क्रॉस करते ही सीधी पलट गई। नीचे डेक वाले लोग इसलिए फंस गए क्योंकि पानी पहले वहीं भरा और पलटी होने पे निकलने का रास्ता बंद हो गया। तभी ज्यादातर मौतें नीचे हुई और बोट लगभग 20 मीटर गहरे पानी में समा गई। साफ बात यह है कि फिजिक्स ने वही किया जो उसे करना ही था। गलती फिजिक्स की नहीं थी, गलती ये थी कि बोट पे कोई ट्रेंड बंदा था ही नहीं जो लोगों को ऊपर जमा होने से रोकता, टाइम पे जैकेट पहनाता या अलर्ट देख के इस पूरी ट्रिप को ही रोक देता। 13 लोगों की जान जो इस बोट के पलटने से गई, उसमें गलती एग्जैक्टली किसकी थी? क्यों माइकल रिसोर्ट वाले येलो अलर्ट होने के बाद भी टूरिज्म चला रहे थे? क्यों वो माँ बेटे एक ही लाइफ जैकेट में फंसे रह गए? क्यों उनकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 6 लाख रुपए बन के रह गई? और कैसे आप खुद को इस प्रकार के हादसों से फ्यूचर में बचा सकते हो, एक एक करके इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इस पूरे हादसे के लिए एग्जैक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसको सही से समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि खराब वेदर यानी कि येलो अलर्ट को इग्नोर करना, प्लस क्रूज पे मौजूद इनकम्प्लीट नंबर्स में देसी अनट्रेंड क्रू का होना, प्लस अफरा तफरी मचते ही सभी लोगों का टॉप फ्लोर पे जाके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट करना, प्लस और मोस्ट इंपोर्टेंटली लाइफ जैकेट्स को ताले में बंद करके रखना। ये चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एग्जैक्टली ये हादसा हुआ। पहला सबसे बड़ा कारण है मौसम विभाग की चेतावनी को इग्नोर करना। हादसा शाम को 5:45 बजे हुआ, पर आईएमडी ने उस दिन सुबह ही अलर्ट जारी कर दिया था कि थंडरस्टॉर्म और 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की हवाएं चलेंगी, पर क्रूज के पायलट के अकॉर्डिंग उसे येलो अलर्ट के बारे में बताया ही नहीं गया था। तो ऑरेंज अलर्ट था, फिर भी आप लोग लेके गए। ऐसा था कि तेज हवाएं चलेंगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग को नहीं बताया गया था कि हवा तेज नहीं बताया जी? नहीं। और लगभग कितने बजे हादसा हुआ जी? मान लीजिए सर करीबन 6 पौने 6 करीब हुआ सर। एक बड़ा कैच यहाँ पे ये भी है कि जिस समय क्रूज चला था उस समय